का जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के स्वयंवर के बारे में है ये पाठ, कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का विवाह होता है और किस तरह से जयचंद संयोगिता के फादर पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराने का संकल्प लेते हैं। दूसरे भाग में क्या है, पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज चौहान के भारत के भी कई ऐसे शासक थे, ऐसे राजा थे जो कि पृथ्वीराज चौहान से जलते थे। उन्हीं में एक थे जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहते थे। उनकी जो बेटी थी संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान को वर के रूप में पसंद करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। द्वितीय भाग पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गोरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। पृथ्वीराज चौहान से जलने वाले केवल मोहम्मद गोरी जैसे विदेशी देशों के सुल्तान ही नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान के कई राज्यों के ऐसे राजा थे, सम्राट मतलब राजा थे, जैसे कि कन्नौज के राजा जयचंद जो कि पृथ्वीराज की ख्याति मतलब सम्मान देख करके या उसकी उपलब्धि देख करके उनसे जलते थे और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे, मौका ढूंढते रहते थे। यह कन्नौज के राज दरबार का दृश्य है जहाँ जयचंद सिंहासन पर विराजमान है। यह कन्नौज राज्य के राज दरबार का दृश्य है, मतलब एक नाटक चल रहा है ना, उसका दृश्य है जहाँ जयचंद कहाँ पर है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। जयचंद, हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर हिंदुस्तान के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। जयचंद अपने मंत्री से बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम हमारी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर यानी कि अपनी इच्छा से वर ढूंढने का आयोजन करें और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर हिंदुस्तान के बाकी सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा जाए। जब संयोगिता को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने पिता के शयन कक्ष में जाती है। जब संयोगिता को इस बारे में पता चलता है तो पिता के सोने वाले कमरे में जाती है। संयोगिता, पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। संयोगिता ने अपने फादर से बोला, पिताजी, मैं दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, पति मान चुकी हूँ, मैं उन्हें स्वयंवर में आपको आमंत्रित करना ही होगा। जयचंद क्रोधित होकर, गुस्सा होकर, असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूँगा। जयचंद गुस्सा होकर संयोगिता से बोलता है कि मैं अपने जीते जी या मैं क्रोधित होकर ऐसा कभी नहीं करूँगा, असंभव है, मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। पिता से अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता चिंतित मुद्रा में अपने कक्ष में आती है तथा विचार करने के पश्चात गुप्तवश सेवक के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवाती है। पिता से अस्वीकृति, पिता से के मना करने के बाद संयोगिता चिंतित होकर के अपने कमरे में आती है और सोच करके कोई गुप्त तरीके से सेवक के हाथों में, नौकर के हाथों में पृथ्वीराज चौहान को प्रेम पत्र और स्वयंवर में आने का इन्विटेशन कार्ड भेजती है। सेवक पृथ्वीराज चौहान को पत्र देते हुए, महाराज, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने यह पत्र भिजवाया है। उनके सेवक को पत्र लेकर आते हैं, पृथ्वीराज चौहान को देते हुए बोलते हैं, महाराज, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने यह पत्र भिजवाया है। पृथ्वीराज चौहान पत्र पढ़कर जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो कि उनका यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है। इधर कन्नौज के राजा जयचंद स्वयंवर के साथ पृथ्वीराज चौहान के अपमान की तैयारी में भी लगे हैं। पृथ्वीराज चौहान पत्र पढ़कर जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो, अपने सेवक से बोलते हैं, उनसे सूचित कर दो कि हमें उनका ये प्रस्ताव स्वीकार है, प्रेम प्रस्ताव। इधर कन्नौज के राजा जयचंद स्वयंवर के साथ पृथ्वीराज चौहान को उनका अपमान करने की तैयारी में लग जाते हैं। जयचंद, मंत्री जी, पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा कर दीजिए ताकि सब पृथ्वीराज चौहान को हमारे द्वारपाल के रूप में देखें। जयचंद ने अपने मंत्री को बोला कि पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाओ और हमारे दरवाजे के पास खड़ा कर दो स्वयंवर में, ताकि सब आने वाले पृथ्वीराज चौहान को हमारे द्वारपाल के रूप में देखें।
यह खबर पृथ्वीराज चौहान के दूत को मिलती है। पृथ्वीराज का दूत, महाराज सूचना मिली है कि जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगाया है। पृथ्वीराज का दूत पृथ्वीराज को बोलता है कि महाराज सूचना मिली है कि जयचंद ने आपका पुतला बनवाया है और उसको द्वारपाल के रूप में दरवाजे पर लगाया है। पृथ्वीराज चौहान आवेश में, क्या इतना दुस्साहस, हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। पृथ्वीराज चौहान गुस्से में बोलता है, क्या इतनी उसकी हिम्मत, हम इस इंसल्ट का, इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट उपस्थित हैं। संयोगिता जयमाला लिए सभी सम्राटों को अस्वीकार कर आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज की चौहान की प्रतिमा को देखकर रुक जाती है। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट, कई राजा वहाँ पर आए हैं। संयोगिता जयमाला, वरमाला लिए हुए सभी राजाओं को अस्वीकार करती है, उनको मना करते हुए आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा, उनकी जो मूर्ति को देख करके, उनके पुतले को देख करके रुक जाती है। संयोगिता मन ही मन, यह प्रतिमा तो मेरे प्रिय है, पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्हें मैं अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। संयोगिता मन ही मन सोचती है कि यह प्रतिमा तो मेरे प्रिय है, पृथ्वीराज चौहान की है, जिसे मैं अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यह सोचते हुए संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को जयमाला पहनाती है। वहाँ उपस्थित सभी सम्राट हैरानी से देखते हैं। तभी घोड़े की टापों की धमनी गुजती है और पृथ्वीराज घोड़े पर सवार वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। यह सोचते हुए संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को जयमाला पहना देती है कि मेरे लिए तो पृथ्वीराज चौहान ही है। वहाँ उपस्थित सभी राजा हैरानी से देखते हैं। तभी घोड़े की पैरों की आवाज़ आती है और पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई है, तो यह मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। यदि किसी सम्राट में साहस है तो मुझे रोक दे। तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद से बोला कि संयोगिता ने मेरी मूर्ति को माला पहनाई है, इसलिए मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अगर किसी राजा में हिम्मत है तो मुझे रोक ले। यह कहते हुए घोड़े पर संयोगिता को सवार कर पृथ्वीराज चौहान चल पड़े। जो उनका रास्ता रोकने के लिए आगे आया उसे मुंह की खानी पड़ी। ये कहते हुए घोड़े पर वो संयोगिता को बिठाकर पृथ्वीराज चौहान चल पड़े और जिन्होंने उनका रास्ता रोका उनको हार का सामना करना पड़ा, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जयचंद चिंतित अवस्था में सिंहासन पर विराजमान है। पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया, हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। जयचंद बहुत टेंशन में अपने सिंहासन पर बैठा है और वो सोच रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी सभा में मेरे अपमान किया, मेरी इंसल्ट की है, इसकी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर मैं इस इंसल्ट का बदला लूँगा। सेनापति, क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकते। सेनापति बोलता है, मुझे क्षमा करो महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा सकते। जयचंद एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, वह है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी। मैं गोरी के साथ संधि कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी शीघ्र ही हमारा संधि का प्रस्ताव गोरी तक पहुंचाइए। जयचंद अपने मंत्री से बोलता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है और जो वो है मोहम्मद गोरी, गजनी का सुल्तान, और गोरी के साथ मैं संधि करूंगा, यानी कि मित्रता करूंगा और पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा, दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी, हमारा शीघ्र ही ये जो मित्रता का प्रस्ताव है गोरी तक पहुंचाओ। संधि प्रस्ताव लेकर जयचंद का दूत गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी के पास जाता है। जयचंद का दूत, सुल्तान कन्नौज के महाराजा जयचंद ने आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें, हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन महाराजा जयचंद का। जयचंद का दूत बोलता है, सुल्तान कन्नौज के महाराज ने, जयचंद ने आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें। वो कह रहे हैं कि हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन महाराज जयचंद का। मोहम्मद गोरी कहते हैं खुश होकर, सम्राट जयचंद से कहना कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है, वे दिल्ली कूच की तैयारी करें। मोहम्मद गोरी अपने दूत से कहता है कि हमें उनका प्रस्ताव मंजूर है, वहाँ वे दिल्ली कूच की तैयारी करें, यानी कि दिल्ली की तरफ युद्ध करने की तैयारी करें। अपने शत्रु पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गोरी फूला न समाया। पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का यह अवसर देख करके गोरी बहुत खुश हुआ।
मोहम्मद गोरी चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमज़ोर बना देती है। इनकी आपसी फूट ही हमारी कामयाबी का रास्ता तय करेगी। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हाँ, मोहम्मद गोरी खुश होकर कहता है कि चाहे कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अगर जो फूट होती है यानी कि लड़ाई जो होती है वो इंसान को कमज़ोर बना देती है। इन लोगों की आपस की लड़ाई ही मेरी कामयाबी का रास्ता बनेगी और मुझे को कामयाबी मिलेगी। पृथ्वीराज को हराकर मैं दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और गौरी मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और उनकी ऐसी विशाल सेना ऐसी लग रही थी मानो वह दिल्ली को निगल जाएगी। दोनों की सेनाओं ने मिलकर बड़ी सेना बनाकर जयचंद और गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और उनकी विशाल सेना ऐसी लग रही थी कि वो दिल्ली को खत्म कर देगी। गुप्तचर पृथ्वीराज से महाराज सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद से संधि कर गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। गुप्तचर बोलते हैं पृथ्वीराज से कि महाराज सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी से मिलकर के दिल्ली पर हमला बोल दिया। पृथ्वीराज चौहान, क्या जयचंद ने गौरी से संधि कर ली है? क्या जयचंद ने गौरी से मित्रता कर ली है? आवेश में गुस्सा होकर हम बाहर के दुश्मन को तो एक बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही को नहीं। जाओ युद्ध की तैयारी करो। पृथ्वीराज चौहान गुस्से में कहते हैं कि मैं मोहम्मद गोरी को तो एक बार माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं देश के दुश्मन यानी कि जयचंद को माफ़ नहीं कर सकता, देश के द्रोही को माफ़ नहीं कर सकता। युद्ध की तैयारी करो। अब पृथ्वीराज तथा गौरी के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध होता है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। अब पृथ्वीराज और गौरी के बीच फिर युद्ध होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इस बार हार का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जिसके नाम से लोग कांपते हुए आज हमारे सामने बंदी बना खड़ा है। हाँ, मोहम्मद गोरी खुश होकर कहता है पृथ्वीराज चौहान जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता है आज हमारे बंदी बना पड़ा है, हमारा कैदी बना हुआ है। जयचंद, मोहम्मद गोरी, हमने अपना वचन निभाया और तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। जयचंद बोलते हैं मोहम्मद गोरी से कि हमने अपना वचन निभा दिया है, अब तुम भी दिल्ली का राजा बनकर अपना वचन पूरा करो, हमें दिल्ली का राजा बनाकर अपना वचन पूरा करो। मोहम्मद गोरी, जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना असंभव था। तुम्हें तो अवश्य इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। मोहम्मद गोरी ने बोला, जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना मुश्किल था, इसलिए तुम्हें अवश्य इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार यानी कि धोखाबाज जयचंद को कैदी बना दो। जयचंद आश्चर्य से, गोरी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है, तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद ने बोला आश्चर्य होकर के, सरप्राइज होकर के, गोरी तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम्हें विजय मेरे कारण मिली है और तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मोहम्मद गोरी, जयचंद, मुझे यह विजय आपसी फूट से मिली है, तुम दोनों लड़े और मुझे मिली है। जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, अपने देश से गद्दारी कर सकता है, वह हमारे साथ भी धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काटकर बीच चौराहे पर लटका दो, लिखकर टांग दो, गद्दार जयचंद। मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों को बोला कि इसकी गर्दन काटो और चौराहे पर लटका दो और उसके ऊपर लिख दो, गद्दार जयचंद। गोरी जयचंद को चौराहे के बीचों बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प देता है। तीसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।